सो जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किया था उसका लुबे लुबाब क्या है? उसका लुबे लुबाब ये है कि हम बेसिकली ये चाह रहे थे, वी स्टार्टेड विथ कि हमने जो एक बेयर मशीन बनाई थी 5 जो 5 स्टेज पाइपलाइन वाली, उसमें हम ये ऐड करना चाहते थे कैपेबिलिटी कि हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला सकें। और एक से ज़्यादा प्रोग्राम अगर हम चलाना चाहते हैं तो उनको एक दूसरे से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम अगर हमने सबसे पहली स्कीम हमने कही अच्छा भाई एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाने हैं ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बेस एंड बाउंड स्कीम हमने बनाई। हमने कहा कि यार जहाँ पर कोई प्रोग्राम लोड हो सकता है मेमोरी में, वो उसका बेस एड्रेस कहलाए और उसकी जितनी आगे स्पेस बनती है उसको हम कह देंगे ये उसका बाउंड है। अगर उससे बाहर चला गया तो एरर आ जाएगा। तो हमने 2 एडर लगा दिए अपनी बेयर मशीन में। तो ये 5 साइकिल पाइपलाइन वाली थी। हमने कहा कि जहाँ जहाँ भी मेमोरी एक्सेस हो रही है, इंस्ट्रक्शन फैच वाले केस में भी, लोड स्टोर वाले केस में भी, तो दोनों जगहों पर हमने एडर लगा दिया जो कि बेस ऐड करता है उसके अंदर, और साथ एक प्रोटेक्शन चेक लगा दिया जो बाउंड चेक करता है। सो इससे क्या कैपेबिलिटी आई कि जब भी मैंने कोई और प्रोग्राम लोड करना होगा, कोई और प्रोग्राम पे स्विच करना होगा, लेट से 2 प्रोग्राम पैरेलल में चल रहे हैं, तो वो एक मेमोरी में एक जगह पड़ा हुआ, दूसरा दूसरी जगह पे पड़ा हुआ, तो हर एक का बेस फ़र्क है, ठीक है। तो जब मैं एक प्रोग्राम से दूसरे पे जाने लगूंगा तो मैं दूसरे का बेस जो है इन दोनों जगहों पर लिखवा दूंगा कि प्रोग्राम वाली जगह पे जहाँ पर उसका प्रोग्राम पड़ा हुआ है, डाटा वाली जगह पर जहाँ पर उसका डाटा पड़ा हुआ है, और ये उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाए। थोड़ी देर बाद जब मैंने वापस जाना होगा पहले वाले पे, तो मैं पहले वाले का बेस एड्रेस इस जगह पर लिखवा दूँ। इस स्कीम से हमें मसला पैदा हुआ था ये वाला कि यार एक जॉब आती है चली जाती है, जॉब से मुराद इस जगह पे अब प्रोसेस कोई भी प्रोग्राम चलता है चला जाता है, थोड़ी देर बाद मेमोरी फ्रैगमेंट हो जाती है। मेमोरी के अंदर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में हमारे पास स्पेस होती है मगर इकट्ठे स्पेस नहीं होती। तो मिसाल के तौर पर इस जगह पर हमारे पास 24 के बी और 8 के बी स्पेस है और हमें 32 के बी चाहिए जो कि इधर अवेलेबल है, लेकिन वो अलग-अलग है। लेकिन हमारी स्कीम ही ऐसी है जिसमें हम कहते हैं कि बेस के बाद इकट्ठा पूरा चंक पड़ा होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं चला सकते। तो ये यहाँ पर हमारा प्रोग्राम लोड नहीं हो सकेगा। तो इस प्रॉब्लम को हमने कहा था एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने कहा कि हम पेज मेमोरी सिस्टम बना देते हैं। हम पूरी मेमोरी को फिक्स साइज पेजेस में तोड़ देते हैं, ठीक है। असल में जाके नहीं तोड़ते, यानी कंसेप्चुअली तोड़ देते हैं कि 4 KB के पेज है, और दरमियान में एक पेज टेबल रख लेते हैं और हम कहते हैं कि जब भी हमें एड्रेस आएगा हम जाके पेज टेबल पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 4 पेजेस चाहिए तो ये 4 पेजेस हैं और मेमोरी में रैंडम जगहों पर 4 कहीं पे जगह खाली है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब भी एड्रेस आएगा तो मैं देखूंगा कि अगर वो 0 वाला है तो 0 वाली एंट्री पे चला जाऊँगा, और 0 वाली एंट्री पे लिखा हुआ है कि फ़लाँ नंबर पेज पे ये मैप्ड है, तो हम कहेंगे अच्छा चलो उस वाले पेज नंबर पे चले जाए। तो जो ऊपर से एड्रेस आ रहा है उसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, पेज नंबर और ऑफसेट है कि अच्छा 4 KB के अंदर किधर किधर जाना है, पेज नंबर है कि पेज नंबर क्या है। तो पेज नंबर उठाया, अगर वो 0 था तो 0 वाले पे चले गए, 1 था तो 1 वाले पे चले गए, जो भी पेज नंबर आ रहा है वर्चुअल पेज, उस हिसाब से इस एंट्री के अंदर गए और यहाँ से निकाल लिया कि फिजिकल पेज नंबर क्या है, और फिजिकल पेज नंबर के हिसाब से पे चले गए। तो अब अगर ये कहीं पे भी मैप हो, आप उसको मैप कर सकते हैं एट दी कॉस्ट ऑफ कि आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप दरमियान में आ गया कि आपको पहले पेज टेबल में जाकर सर्च करना है, ठीक। इससे हमारे 2 प्रॉब्लम पैदा हुए। एक ये कि हर प्रोसेस का अपना अपना पेज था टेबल, और वो पेज टेबल का साइज़ काफ़ी बड़ा बन रहा था। दूसरा ये कि चीज़ें स्लो हो गई कि मुझे जो एक मेमोरी एक्सेस करनी थी उसके लिए 2 मेमोरी एक्सेस करनी थी, क्योंकि ये पेज टेबल पहली चीज़ है कहाँ पर रखी, तो पेज टेबल खुद भी मेमोरी के अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो एड्रेस आएगा आप पहले पेज टेबल में जाएंगे तो वो भी मेमोरी में है, तो आपने एक मेमोरी एक्सेस करनी थी लेकिन उसका एड्रेस निकालने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया, ठीक है, क्योंकि आपने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि वो कहीं पे भी मैप हो सके। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो डाल गया उसकी वजह से एक के बजाय आपको 2 मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी कि पहले जाके पेज टेबल को पढ़ो, उधर से फिजिकल पेज नंबर निकालो और उस जगह पर जाकर, ठीक। तो एक तो स्लोनेस मसला हो गया, एक पेज टेबल साइज मसला हो गया, 2 बड़े मसले। इन दोनों को हमने रिजॉल्व किया एक एक करके, ठीक है। सो ये तो खैर हमने कुछ एग्जांपल पढ़ी थी। तो जो साइज़ का मसला था वो हमने पहले रिजॉल्व किया और उसको हमने कहा कि हम हायरार्किकल पेज टेबल बना देते हैं, कि हम ऐसा करते हैं कि बजाय एक के हम 2 लेवल पेज टेबल बना देते हैं, ठीक है। सो
अगर टोटल हमने कैलकुलेशन की थी कि लेट से 4 KB का पेज हो तो 12 बिट उसके लिए चाहिए होती हैं, तो बाकी 20 बिट जो है ना वो अगर 32 बिट का एड्रेस है तो 20 बची, ठीक है, 32 माइनस 12 करें तो पीछे 20 आ गई। तो ये जो P1 P2 लिखा हुआ ये ला के पूरी लेट से 20 बनती थी। तो अगर इस पूरे के लिए पेज टेबल बनाएं तो ये क्योंकि 20 बिट्स हैं तो इसके 2⁻20 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि आपके बेसिकली 1 मेगा जो होते हैं वो 1024 × 1024 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हमने कहा ये 1024 जो आपके कॉम्बिनेशन है ये 1 मेगा एंट्रीज के तो बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि इनको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। सो पहला हिस्सा जो है उससे हम फर्स्ट लेवल पेज टेबल पे जाएंगे, वो बताएगा कि सेकंड लेवल पेज टेबल किधर पड़ा है, और दूसरा हिस्सा जो होगा उसके ज़रिए हम सेकंड लेवल पेज टेबल पे चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने साइज़ रिड्यूस करना था। तो हम करेंगे क्या कि जो असल में पेज टेबल चाहिए वही बनाएंगे, यानी फर्स्ट लेवल पेज टेबल तो हम बनाएंगे ही सही, सेकंड लेवल पेज टेबल हम तभी बनाएंगे जब वाकई कोई उस जगह का एड्रेस चाहिए हो। पीछे वजह क्या थी, कब चाहिए होता है कब नहीं चाहिए होता, पता कैसे चलता है कब चाहिए होता है। हमारे कोई भी प्रोग्राम चलता है, आप लोगों ने खुद की जावा में या जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हैं तो आपको पता ही है कितने बड़े हो, फ्यू थाउजेंड लाइन्स ऑफ कोड होंगे मैक्सिमम, ठीक है। उससे जो बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यू KBs नहीं तो फ्यू MBs की फ़ाइल बनेगी, ठीक है। तो हमें असल में वो पूरी 32 GB की स्पेस नहीं चाहिए होती, हमें उसमें से कुछ MBs ही चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन वो होते स्पार्स है, कोई एक जगह पे पड़ा है कोई दूसरी जगह पे पड़ा है, इसलिए हमें सारी पेज टेबल एंट्रीज चाहिए थी। तो इसमें वो वाली चीज़ हमने यूज़ की है कि वो स्पार्स हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो एक पेज टेबल तो हम बनाएं, लेकिन सेकंड लेवल पेज टेबल सिर्फ वही वाले बने जो कि हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल शुरू का कुछ हिस्सा चाहिए आपको, 0 से लेकर 1 मेगा तक चाहिए, ठीक है। तो अगर 0 से लेकर 1 मेगा तक चाहिए तो 4 KB के जितने पेज बनने हैं उसके हिसाब से वो हमने बना दिया, लेकिन उसके आगे के हमने छोड़ दी। अगर आपको चाहिए ही लेट से 10 KB था, ठीक है, तो 3 पेज आपके बन गए, ठीक है। तो एक मेन पेज टेबल बन गया, 3 इधर बन गए, ठीक है। तो वो 4 KB का एक, 4 KB का दूसरा, 4 KB का तीसरा, तो 12 KB आपके पास जगह आ गई। तो एक्चुअली आपने जो एक छोटा एक फर्स्ट लेवल पेज टेबल लेट से मैंने वो 10-10 बिट्स रखी थी, तो ये एक बनेगा। और वैसे जब अगर आपने सारी स्पेस यूज़ करनी होती तो 1K ऐसे सेकेंडरी पेज टेबल बनने थे, यानी कि 1024 सेकेंडरी पेज टेबल बनने थे क्योंकि 10 बिट्स हैं। लेकिन असल में सेकेंडरी पेज टेबल आप बनाएंगे ही, हो सकता है कि 10 बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एप्लीकेशन को कितनी जगह दरकार है, ठीक। तो इससे हमने स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व किया एट द कॉस्ट ऑफ कि अब आपको पहले आपको एक के बजाय 2 एक्सेस करनी पड़ी थी, आप 2 के बजाय 3 एक्सेस करनी पड़ेंगी कि पहले फर्स्ट लेवल पेज टेबल पे जाओ, फिर सेकंड लेवल पेज टेबल पे जाओ, फिर जाकर निकलेगा, ठीक। सो फिर भी आपको एड्रेस निकलेगा, फिर मेमोरी पे भी जाओ तो 3 एक्सेस इससे आपसे होगा, ठीक। सो अब हमने कहा कि यार ठीक है, एक मसला तो हमने हल कर लिया, स्पेस का भी कर लिया। स्टार्ट हुए थे कि हम ज़्यादा प्रोग्राम पैरेलल में चला सकें, बेस एंड बाउंड बनाया, लेकिन उससे मसला नहीं हुआ। पेज टेबल से हुआ, फ्रेगमेंटेशन का मसला भी हल कर लिया, इसका मसला भी हल कर लिया कि यार साइज़ बड़ा है, लेकिन एक्सट्रीमली स्लो कर दिया इसको हमने कि हम पीछे जो हमने शुरू में पाइपलाइन करके हम कह रहे थे CPI नहीं ख़राब होनी चाहिए, ठीक है। वो जो CPI है उसकी तो हमने वार्ड लगा दी इधर आके, ठीक है, क्योंकि अब हमारा प्रोसेसर चल तो रहा है, लेकिन वो जैसी 2-4 लेट से 10 इंस्ट्रक्शन गुजरी, फिर एक लोड वर्ड आ गया, अब सो जाओ, ठीक है। अब क्योंकि वो पहले एक पेज टेबल पे जाएगा, फिर तो उसको कैसे फास्ट करें। तो उसको फास्ट करने के लिए हमने दोबारा अपनी जेब से पुरानी ट्रिक निकाली कि जिस तरह हमने मेमोरी को वैसे फास्ट किया था। हमने कहा मेमोरी एक्सेस को कैसे फास्ट किया था, कैश लगा दी थी। तो हमने कहा कि यार मेमोरी के एक्सेस के लिए अगर हम कैश लगा सकते हैं तो वर्चुअल से फिजिकल ट्रांसलेट करने के लिए भी तो हम कैश लगा सकते हैं, ठीक है। तो वाई नॉट हम उधर भी कैश लगा दें। तो हमने उस कैश को नाम दिया ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर। तो हमने कहा कि ये पूरा काम है जो हम करेंगे, वर्चुअल से फिजिकल पेज नंबर निकाल रहे हैं, और इसके ऊपर ये पूरा जो एड्रेस ट्रांसलेशन का क्लाउड बना हुआ है, ये बेसिकली वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पेज टेबल पे जा रहा है, और इसके साथ प्रोटेक्शन चेक करने हैं। तो वाई नॉट हम एक छोटी सी कैश लगा दें जो पहली दफ़ा तो जब हमने एक्सेस किया हो तो हमें ट्रांसलेशन की कॉस्ट पड़े,
लेकिन उस ट्रांसलेशन को इधर हम स्टोर करवा दें कि भाई ये वाला जो वर्चुअल पेज नंबर है ये इस वाले फिजिकल पेज नंबर पे मैप करता है और इसकी ये वाली प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये अगर हमने साथ लगा दिया तो अब जब नेक्स्ट टाइम मैं एक्सेस करूँगा तो बजाय मैं पूरा पेज टेबल एक्सेस करने के मैं पहले इस कैश में चेक कर लूँगा, और अगर मुझे 90% ऑफ द टाइम कैश के अंदर मिल जाए तो इसका मतलब है कि मुझे ओनली 10% ऑफ द टाइम वो पेनल्टी पड़ेगी, और ये मैं जितना बढ़ाता जाऊँ उतना अच्छा है, ठीक है। अगर मैं 99% ऑफ द टाइम मिल जाए तो 1% ऑफ द टाइम आपको पेज टेबल वॉक करनी पड़ेगी। तो ये समरी थी काइंड ऑफ इसकी जो हमने किया था, और वेयर डज इट ऑल फिट इन वो हमने यहाँ इस स्लाइड पर आकर मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हम रुके थे, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था कि अब जो पहले हमने ये जो पिंक एंट्रीज निकाल दें तो ये उससे पिछला वाला वेरिएंट था कि हमारे पास 5 स्टेज पाइपलाइन है जिसमें फैच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है, मेमोरी एक्सेस, राइट बैक है, और उसमें कैशेस भी लगी हुई हैं। लेकिन अब ये जो पिंक वाली एंट्रीज आई हैं ये क्या एंट्रीज हैं कि अब सब जो हमारा प्रोग्राम है वो आपको एक वर्चुअल एड्रेस देगा, राइट। तो क्योंकि पेज सिस्टम है तो आपको वर्चुअल एड्रेस देगा। TLB में हम चेक करेंगे सबसे पहले, अगर तो TLB में ही मिल गई वो एंट्री, ठीक है। अगर बिल्कुल शुरू हुआ अभी प्रोग्राम लोड हुआ है तो TLB में वो एंट्री नहीं मिलेगी। तो TLB मिस होगा तो वो हार्डवेयर पेज टेबल वॉकर को कहेगा कि भाई मुझे तो ये एंट्री चाहिए, ठीक है। उतनी देर बेशक प्रोसेसर कोई और चीज़ चलाता रहे, या अगर वही है तो फिर इंतज़ार करे, ठीक है। अगर एक ही प्रोग्राम चलना है तो वो इंतज़ार करे, हार्डवेयर पेज टेबल वॉकर जाएगा, लेवल 1 पेज टेबल को पढ़ेगा, लेवल 2 पेज टेबल को पढ़ेगा, फिर एक्चुअल मेमोरी बल्कि उससे फिजिकल पेज नंबर निकलेगा, वो फिजिकल पेज नंबर निकाल के वापस दे देगा कि भाई आपने जो वर्चुअल पेज नंबर कहा था उसका फिजिकल पेज नंबर ये बनता है, और TLB की जो एंट्री थी उसमें एंटर कर देगा कि भाई ये वाला वर्चुअल एड्रेस इस फिजिकल, ये वाला वर्चुअल पेज इस फिजिकल पेज पे मैप होता है। अब आप जाके जाएंगे कैश में, कैश में कहेंगे कि यार ये फिजिकल एड्रेस है, ये पड़ा हुआ है। कैश आगे से क्योंकि अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो कहेगी नहीं, तो कैश मिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपका प्रोग्राम चलना ही शुरू हुआ है, तो पहले TLB मिस हुई है, उसने उसको फिल किया, तो फिर कैश मिस हो गई है। कैश मेमोरी ने मेमोरी कंट्रोलर को कहा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कैशेस के मैकेनिज्म में, कि मुझे ये वाली कैश लाइन चाहिए। मेमोरी कंट्रोलर ने वो वाली कैश लाइन मेमोरी से रीड की और आकर कैश के अंदर उसको अपडेट करके कह दिया कि ये ले जी कैश लाइन हाजिर है। उसने दोबारा वही इंस्ट्रक्शन चलाई, वो चली तो उसको कैश में हिट मिला और आगे प्रोग्राम चलना शुरू, ठीक है। यही काम जब ये तो अभी इंस्ट्रक्शन में कर रहे थे, यही काम डाटा में भी होगा, ठीक है। और हमने कैशेस में पढ़ा था कि अगर इंस्ट्रक्शन हुई तो हम एक के बजाय 2 कैश लेंगे लाइन, ताकि अगली दफ़ा भी मिस ना हो, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन बफर पढ़ा था हमने एक चीज़, अगर आपको थोड़ी थोड़ी याद हो, तो ये ओवरऑल आपकी पिक्चर अब क्लियर होनी चाहिए। तो ये वाली डायग्राम जो होती है ना, इस पर अगर आप दिमाग के अंदर ये चला सकेंगे चीज़ें, सीक्वेंस चला सकेंगे चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो ये आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देती हैं कि अच्छा ये वाला सीक्वेंस चल रहा होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम चला तो थोड़ी देर पहले TLB मिस हुई, उधर से हार्डवेयर पेज टेबल वॉकर से आपने ट्रांसलेशन लाए, फिर आपकी कैश मिस हुई, कैश लेकर आए। अगली दफ़ा जब आपका सेम इंस्ट्रक्शन आई तो TLB भी हिट होगी, कैश भी हिट होगी, और फिर तेज़ चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहली दफ़ा आपको मिसेस पड़े। इसी तरह फिर लोड वर्ड पहली दफ़ा हुआ, फिर मिस आई, फिर आप रुक गए, फिर आप सब कुछ फैच करके लाए। तो इस तरीके से चले जाएंगे। ओके ओके। सो नॉर्मली जो पेज फॉल्ट है ना, कहते हैं जब आपको नहीं मिलता DRAM में, ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं कि आपको या वो पेज लोकेट करना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है। लोकेट और क्रिएट में क्या फ़र्क है कि आप हो सकता है कि वो पेज अभी छोड़ दे यार मोबाइल को, जॉब से आया भी लेट, बैठ गए मोबाइल पे, कोई बहुत अहम बात है तो कर लो बेशक, ठीक है। फिर बाद में कहोगे समझ नहीं आई, समझ तो नहीं आएगी फिर जब अगर मैं बंदा फुल टाइम उस वक्त से मोबाइल पे, मैंने कहा अभी छोड़ता है, अभी छोड़ता है, अभी छोड़ता है, ठीक है। तो ओके, सो बेसिकली जो आपका अगर आपने कोई मेमोरी एक्सेस की है और वो अब वो 2 वजह हो सकती हैं कि वो आपको DRAM में ना मिले, ठीक है। मेमोरी में ना मिलने की एक वजह ये हो सकती है कि वो स्वैप आउट हो चुका हो और वो डिस्क में पड़ा हो असल में पेज टेबल, ठीक है, पेज टेबल नहीं सॉरी पेज, ठीक है। तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से उठाकर वो मेमोरी में किसी जगह लाना है और आपको दोबारा ये वाली इंस्ट्रक्शन चलानी है, ठीक है।
और तीसरी केस ये हो सकती है कि आपने किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जो पेज अभी ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्रिएट नहीं किया था। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम लिखा, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा कि यार मुझे 10 किलोबाइट मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो उसने उसके आपको पॉइंटर दे दिया और उसका पहला पेज क्रिएट कर दिया, बाकी 2 पेज उसने कहा जब एक्सेस करेगा तब देखेंगे, ठीक है। तो 4 KB क्रिएटेड थी, बाकी अभी क्रिएटेड नहीं थी। तो आपने अगली 4 KB को जैसे ही एक्सेस करने की कोशिश की तो अब क्या होगा कि अच्छा ये तो मेमोरी में नहीं है, मेमोरी में नहीं है, तो एक इस पर पेज फॉल्ट हम इसको कहते हैं। पेज फॉल्ट क्रिएट होगा कि इस इंस्ट्रक्शन ने पेज फॉल्ट क्रिएट किया है कि ये मुझे पेज मेमोरी में नहीं मिला। उसने TLB को कहा, TLB ने पेज टेबल वॉकर को कहा, पेज टेबल वॉकर ने कहा कि यार ये तो पेज जो है ना ये रैम में नहीं पड़ा हुआ, रैम में नहीं पड़ा हुआ। तो अब कौन काम करेगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम विल स्टार्ट डूइंग इट्स वर्क। वो कहेगा कि अच्छा इसने मुझसे ये वाली मेमोरी मांगी थी, ये इसी की मेमोरी है, लेकिन मैंने इसका भी पेज नहीं क्रिएट किया हुआ था, लेट मी क्रिएट अ पेज, और वो क्रिएट करके उसका पॉइंटर वापस दे देगा और वो दोबारा आपको इंस्ट्रक्शन चलेगी, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि जब पेज आपका रैम में नहीं होगा तो वो डिस्क में होगा या वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो डिस्क से लेकर आएंगे तो पेज टेबल को अपडेट करना पड़ेगा, और उतनी देर, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इन्वॉल्व है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उतनी देर कह सकता है कोई और प्रोग्राम चल जाए, ठीक है, बिकॉज इस प्रोग्राम को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब ऑब्वियसली हमारे हिसाब से वो मिली सेकेंड्स है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया के लिए मिली सेकेंड तो जो गीगाहर्ट्ज़ में चल रहा है उसके लिए 1 मिली सेकेंड जो है वो 1 मिलियन साइकिल्स है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक एजेस है, ठीक है। और अगर जो आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं, अगर कोई पेज भी मेमोरी पूरी की पूरी फेल्ड हो, कि आपके ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि सारे ही मेमोरी खाऊ किस्म के प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है, तो वो सारे मेमोरी को खा रहे हैं और आपके पास इस वक्त जगह नहीं है और आपने एक और नया पेज चाहिए आपको, तो अब आपको किसी ना किसी पेज को उठाकर डिस्क पे फेंकना है। तो उसके लिए जिस तरह हमने लीस्ट रिसेंटली यूज़ पढ़ा था कैश में, तो इसमें भी एक लीस्ट रिसेंटली यूज टाइप की सूडो LRU लिखा हुआ है कि जो उसकी अप्रॉक्सीमेशन है एक तरह की, ठीक है, जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। एक क्लॉक एल्गोरिदम होता है जो कि जिसमें वो देख रहे होते हैं, जो काइंड ऑफ अ सूडो LRU टाइप की चीज़, ठीक है। तो वो फ्री पेज ढूंढेगा कि ये वाला जो पेज है ये बहुत देर से यूज़ नहीं हुआ, इसको रैम से उठाकर डिस्क पे फेंक दो और उसकी जगह जो पेज मांग रहा है उसको ये वाला पेज दे दो, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला काम है ना, ये जो पेज फॉल्ट है, ये हमेशा ही सॉफ्टवेयर में हैंडल होती हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम होगा कि कोई ये हार्डवेयर में हैंडल हो, ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको हैंडल करो, तो क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है और ये इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ कर नहीं सकते इसको तेज़ करने, ठीक है। और TLBs को जो कोहेरेंट रखना है, सो अब ट्रांसलेशन, अगर आप पीछे से पेज टेबल ही अपडेट हो गया तो वो जो हमने TLB में एंट्री बनाई थी वो इनवैलिड हो जाएगी ना। मैंने एक पेज है वो LRU से मैंने उसको डिस्क पे फेंक दिया, तो अब जो नया पेज आया है वो किसी और चीज़ वर्चुअल एड्रेस पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे जो TLBs जिस TLB के पास ये एंट्री पड़ी हुई है उसको शूट डाउन भी करना हो सकता है। और ये क्योंकि असल में एक प्रोसेसर नहीं होता, आजकल मल्टी कोर सिस्टम होते हैं, तो अब हो सकता है कि 4-5 कोर्स हों और उनमें से मल्टीपल लोगों के पास उसकी कॉपियाँ पड़ी हों, तो आपको वो सब की सब इनवैलिडेट करनी है कि यार ये वाली TLB एंट्री जो है अपने पास से कैंसिल कर दो, ठीक, ओके। सो जब आपका TLB मिस होता है तो TLB को रीफिल करना है, तो उसके लिए हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे होगा। तो इनमें 2 चीज़ें, एक है जब आपके पास जो पेज आप डिमांड कर रहे हैं वो DRAM में नहीं है, वो डिस्क में है, तो उसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट। तो उस केस में आपके पास पेज फॉल्ट आएगा, तो पेज फॉल्ट को चाहिए होती है एक के इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं लोड वर्ड कर रहा था और उस पर पेज फॉल्ट आया है, तो पेज फॉल्ट का ये मतलब नहीं है कि ये दोबारा चल नहीं सकता। पेज फॉल्ट का मतलब सिर्फ ये है कि डिस्क से उठाकर रैम में लाना है और उसके बाद दोबारा वही लोड वर्ड करोगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब पेज फॉल्ट की एक्सेप्शन से आप वापस आएँ तो मतलब नॉर्मली तो एक्सेप्शन से आप वापस आएंगे तो अगली इंस्ट्रक्शन चलाएंगे, लेकिन इस केस में आप चाहते हैं कि सेम इंस्ट्रक्शन चल सके। तो हार्डवेयर में ये प्रोविजन होनी चाहिए
कि आप PC+4 पे आने के बजाय PC पर भी वापस आ सकें फॉर दिस केस, ठीक है, फॉर हैंडलिंग पेज फॉल्ट्स, ठीक है। और जो प्रोटेक्शन है फॉल्ट अगर आ जाए उस पर हम अबॉर्ट कर देते हैं। प्रोटेक्शन फॉल्ट ये है कि आपने किसी ऐसी स्पेस को एक्सेस करने की कोशिश की विच डजेंट बिलोंग टू यू, ठीक है, किसी और प्रोग्राम की स्पेस थी। उस केस में आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को ही बंद कर देगा। वो जो एक एक्सेप्शन नहीं थ्रो होती विंडोज़ में अक्सर कि दिस प्रोग्राम हैज़ परफॉर्म्ड एन इलीगल ऑपरेशन, और उसके नीचे पढ़ें तो उसने फ़लाँ जगह को एक्सेस किया, तो वो एक्चुअली प्रोटेक्शन फॉल्ट उसमें कई दफ़ा आती। कभी कभी वो सारी एक्सेप्शन वो नहीं होती, कोई डिवाइड बाय ज़ीरो की भी आ सकती है, कोई और भी आ सकती है, लेकिन उस केस में सो बेसिकली जो मॉडर्न वर्चुअल मेमोरी सिस्टम है उनमें आप एक हर प्रोसेस को ये इल्यूजन दे रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल है जो कि रैम से भी बड़ी है, ठीक है। तो और यूज़ उसके लिए आप पीछे अपनी डिस्क को कर रहे हैं या SD कार्ड को कर रहे हैं, अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो क्या कर रहे हैं कि वो सारे अपनी अपनी एड्रेस स्पेसेस के लिए उनके पेज टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं और उनकी मैपिंग एग्जिस्ट करती हैं कि वर्चुअल से फिज़िकल पेज की मैपिंग किस तरीके से हो रही होगी। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये हमने शायद नहीं देखा था। सो ये बेसिकली उसी को कहने का एक और तरीका है जो हम बात कर चुके हैं कि ऊपर से जब एड्रेस आएगा वर्चुअल एड्रेस, आप TLB लुकअप करेंगे, यानी ट्रांसलेशन लोकल साइट बफर में देखेंगे कि क्या मेरे पास पहले से वो ट्रांसलेशन पड़ी है। अगर हिट हो गया तो सिर्फ प्रोटेक्शन चेक करेंगे, अगर प्रोटेक्शन चेक ठीक है तो ठीक है जी, कैश को दे दो। दूसरा है कि नहीं, अगर वो मिस हो गया तो पेज टेबल वॉक करेंगे, और पेज टेबल वॉक जो वॉक इंजन हमने नीचे पिंक कलर में दिखाया हुआ था वो जाके मुख्तलिफ लेवल पेज टेबल्स पे। उसमें से भी एक केस है कि वो मेमोरी में पड़ा हुआ है तो ठीक है, मेमोरी में पड़ा हुआ है तो TLB को ऑपरेट कर देगा। अगर मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब पेज फॉल्ट आया, अब वो OS को कह देगा कि यार इस पर पेज फॉल्ट है, इसको आप इसका पेज डिस्क से फेच करके लें, ठीक है। और अगर इधर से प्रोटेक्शन फेल हुई होती तो प्रोटेक्शन फॉल्ट आ जाएगा। तो ये जो है ये एक तरह का डिसीजन ट्री सा आपके सामने है कि किस बेस पे डिसीजन हो रहे हैं। तो कई दफ़ा जो प्रोसेस हो रहा है, अगर ज़ुबानी मेरी बातों से नहीं समझ आ रही तो आपको इस डायग्राम से समझ आ जानी चाहिए कि स्टेप क्या हो रहे हैं। तो 4-5 स्टेप बन जाते हैं अगर हम लोअर लेवल पे चले जाएं, लेकिन टॉप से शुरू हो तो वन स्टेप एट अ टाइम कि TLB में देखो एंट्री पड़ी है कि नहीं पड़ी है तो हिट हो गया, प्रोटेक्शन चेक करो, अगर वो ठीक है तो इसका मतलब काम हो गया, कैश से एक्सेस कर लो। अगर नहीं हुआ तो प्रोटेक्शन फॉल्ट दे दो। अगर पड़ी नहीं हुई एंट्री तो पेज टेबल वॉक करो। पेज टेबल वॉक से आपको पता चला गया तो मेमोरी में नहीं है, क्योंकि पेज टेबल वॉक से जब आप उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर एक बिट होगी जो बताएगा कि ये डिस्क पे है या रैम ये या नहीं है इधर। तो अगर वो डिस्क वाली एंट्री हुई तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि नहीं मेमोरी में नहीं है, ये तो डिस्क में है, तो फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कह देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है पूरे पेज टेबल का, वो जाकर देख लेगा कि यार ये मैंने किधर मैप किया हुआ था और किधर से उठाना है, वो इसका फिर मसला। तो ये आपका ओवरऑल काइंड ऑफ जो हमने पहले पढ़ लिया था वहाँ पर हम वापस पहुँचे, ठीक जी। अक्सर एक दो वीडियोस में मैंने देखा है कि एक USB किलर है, वो किसी में लगाया जाए तो किसी काम करना छोड़ देता है, उसके पीछे क्या वजह है? एक USB किलर है, ये वाकई है, इससे रिलेटेड नहीं है। उसके कई तरीके हो सकते हैं, उसके लिए तो उसको देखना पड़ेगा ना हमें कि वो कैसे काम कर रहा है। वो हार्डवेयर ही इसके काम करना छोड़ देता है। क्या काम करना छोड़ता है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे। मैंने देखा है कि वो USB लगाते हैं। आपने अपने लैपटॉप पे लगाया था? जैसे ही वो प्लगइन करते हैं किसी भी चीज में, मेरे ख्याल से उसमें कोई वायरस है जो उसको सर क्रैप कर देता है, शराब कर देते हैं। हार्डवेयर ही काम करेगा, तो ड्राइवर को क्रैप कर देता है। अच्छा, तो खैर ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर लेट से कि जी बासित अहम बात है, आप इधर ही आ जाए, मेरा ख्याल है आप फ्रेश होके आके बैठेंगे ना तो कुछ समझ आएगी। वैसे भी आपने नए छिले शेव करके ही आया ना, बिल्कुल छिला हुआ लग रहा है। नहीं यहाँ से बिल्कुल सही उसने प्रेस करके शेव किए कि फ़र्क लग रहा है यार। तुम्हारी मूछें पहले थी कि नहीं थी?
मुझे थी या पूरा ही था? सब दाढ़ी बेल के? अच्छा हाँ, नहीं तुमने कल बताया था इसकी वो रमज़ान दाढ़ी थी। ये भी अच्छा नियत, अल्लाह कबूल करे भाई। कुछ हमारे ज़माने में लोग जो है ना पेपर दाढ़ी भी रख लेते थे कि जिस वक्त पेपर है उस वक्त वो दाढ़ी निकली है, पेपर ख़त्म हुआ तो फिर दोबारा से शेव होके, ठीक है। ओके, सो आपका सवाल था कि जी यूएसबी किलर एक होता है तो वो इससे रिलेटेड तो नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि रिलेटेड नहीं है, तो वो हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक हो गया? ओके, थोड़ा सा उस वक्त गूगल पे सर्च भी कर लेंगे ना कि बेसिक काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका फ़र्क होगा। लेकिन अगर एक यूएसबी डिवाइस आपके साथ लग गई है और आपने उसको परमिशन दे दी है किसी चीज़ को एक्सेस करने की, तो वो कर लेगी। तो जब एक्सेस है उसके पास तो वो जो मर्जी करे, उसके अंदर प्रोग्राम अगर कोई चल रहा है तो वो जाके जो भी गंद डाल सकता है वो डाल सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी इट्सेल्फ एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, कि सिक्योरिटी कैसे होती है। उसमें सिर्फ ये वाली प्रोटेक्शन नहीं होती कि आप, यानी ये जो आपको शायद प्रोटेक्शन से ये ख्याल आया होगा कि पेजेस की प्रोटेक्शन तो इसमें हो रही है, लेकिन वो क्योंकि डिस्क से उठ के आ रहा है और उसमें भी आपकी प्रोटेक्शन चल रही होती है, लेकिन लूप होल्स भी होते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के लूप होल्स होते हैं। कई दफ़ा अगर आप सिक्योरिटी वालों की कुछ टॉक्स सुनेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि मतलब वो एक जो हैक करने की दुनिया है वो एक अपनी दुनिया है एक, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक अगर आप जस्ट जाके आप सर्च कर लेना स्टक्सनेट को, ठीक है। स्टक्सनेट अब एक था जो ईरान की मेरा ख्याल है कुछ न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ थी उनको उन्होंने किया था ख़राब, ठीक है। और वो उसके पीछे जो पूरा प्रोसेस चला था उस पर एक टॉक है कोई 15-20 मिनट की एक बंदे की, जिस पे वो एक्सप्लेन कर रहा है। ऑडियंस वैसे बोर होती हुई लग रही है जिस तरह आप लोग मेरे लेक्चर में होते हैं, लेकिन मैं जब सुन रहा था तो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि वो बूढ़े ज़रा बैठे हुए थे तो उन्हें शायद इतना ना इंटरेस्ट हो, लेकिन इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने किस तरीके से उसको किया, ठीक है। तो ये एक अलग से दुनिया है जिसको हम अभी फ़िलहाल नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। ओके, सो ये तो हमने काइंड ऑफ कवर कर लिया है ये, क्योंकि ये अब प्रॉब्लम इसमें क्या पैदा हुआ है। एक प्रॉब्लम पैदा ये हुआ है कि जो हमने 5 स्टेज पाइपलाइन थी उसके अंदर आप ये जो 2 पिंक ब्लॉक्स ऐड कर दिए हैं कि आप पहले टीएलबी में भी चेक करें और उसके बाद कैश पे चेक करें, तो इसकी वजह से हमारे ओवरऑल जो साइकिल टाइम था वो कम हो जाएगा, राइट। बिकॉज हमने साइकिल टाइम कैसे बनाया था, क्रिटिकल पाथ की बेस पे, ठीक है, कि सबसे लंबा पाथ क्या है। तो अब वो इधर अब एक के बजाय 2 मेमोरी एक्सेस आ गए, मेमोरी तो नहीं, एक टीएलबी एक्सेस और मेमोरी एक्सेस आ गया। तो अब जितना भी ये पहले टाइम ले रहा था उससे बढ़ गया। तो अब इस रजिस्टर से इस रजिस्टर तक जितना टाइम था अगर वो बढ़ा है तो अब हम क्या करें, इसका हल क्या है। एक हल ये है कि हम इसको पाइपलाइन कर दें, एक हल है कि सबसे आसान हल तो ये है कि हम स्लो कर दें क्लॉक स्लो कर दें। दूसरा हल ये है कि हम पाइपलाइन कर दें कि पहले एक साइकिल में टीएलबी को एक्सेस करें, उससे अगले साइकिल में कैश को एक्सेस करें। अगर आपको याद हो तो हमने कौन सा रेस 4000 पढ़ा था, तो उसकी 5 के बजाय 7 स्टेजेस थी और उसमें हमने देखा था कि मेमोरी वाली स्टेजेस में ही हो रहा था, ठीक है। तो दिस कुड बी द रीज़न कि जिसकी वजह से वो उन्होंने उसको पाइपलाइन किया और उसको सिंपल से इम्प्लीमेंटेशन कर दी, ठीक है। एक इसका सलूशन ये हो सकता है कि हम टीएलबी से निकालते हैं वर्चुअल टू फिजिकल मैपिंग और जो फिजिकल एड्रेस आता है वो कैश को देते हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्टली कैश में ही वर्चुअल एड्रेस के हिसाब से लाइंस रख लें, ठीक है। हम कहें कि यार कैश जो है वो डेली वर्चुअल एड्रेस को कर रही है, फिजिकल एड्रेस को नहीं कर रही। तो हम कहेंगे यार इस वर्चुअल एड्रेस पे ये डाटा पड़ा है, ये क्योंकि कैश में हमने यही किया हुआ था ना। अगर हम रिमेंबर करें कैश क्या थी कि हम कहते हैं कि भाई मुझे एक एड्रेस से डाटा चाहिए था, तो हम पूरा लाइन फैच करके ले आते थे। तो वो जो लाइन है वो हमने फिजिकल एड्रेस से लेकर आते थे, उस वक्त हमने वर्चुअल एड्रेस नहीं पढ़ा हुआ था। तो अब हमने वर्चुअल एड्रेस पढ़ लिया, तो वाई नॉट वो वर्चुअल एड्रेस के हिसाब से पूरी कैश लाइन फैच करके ले। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम वर्चुअल एड्रेस कैश बना दें, ठीक है। और एक हो सकता है कि आप टीएलबी और कैश को पैरेलल में एक्सेस करेंगे, टीएलबी को भी एड्रेस दे दें, कैश को भी दे दें। उसके लिए भी कुछ वर्चुअल टाइप का काम करना पड़ेगा या वर्चुअल या उससे मिलता जुलता कुछ काम। सो वर्चुअल एड्रेस कैश का मतलब ये है कि हम इनका ऑर्डर फ्लिप कर दें,
ठीक है, कि आप कैश वर्चुअल एड्रेस की बेस पे बना दें और TLB आप उसके अलावा रख लें, ठीक है। तो आपको अगर कैश भी मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप TLB से कहेंगे यार ये मुझे ट्रांसलेट करके बताओ, ठीक। और अगर आपका हिट हो जाए तो ये सिंपल 1 स्टेप प्रोसेस हो गया, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है उसके साथ, ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये इतना सादा ही था तो यही कर लेते, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ये है कि वर्चुअल एड्रेस तमाम प्रोग्राम्स का 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस पे ही हम एक्चुअल में डिफरेंट जगह मैप करते हैं ना। तो इसका मतलब है कि या तो हमें ये करना पड़ेगा कि जब मैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जाता हूँ तो मुझे कैश को मैं फ्लश कर दूँ कि कैश सारी 0 कर दूँ कि इसकी एंट्रीज उसकी वैलिड बिट सारों की 0 कर दूँ। तो अब लेकिन मसला ये है कि अगर आपकी कैश बड़ी है और वो 4-5 प्रोग्राम्स की पैरेलल में कैश कर सकती है तो अब ये आपको वो प्रॉब्लम होगा कि वो नहीं फिर हो सकता। वो करना है तो एक और तरीका ये हो सकता है कि आप किसी तरह कैश के टैग के अंदर कि जहाँ पे आपने वर्चुअल एड्रेस रखा था उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी रख दें कि ये किस प्रोग्राम का डेटा है, ठीक है। तो हर प्रोग्राम जब चलता है ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एक प्रोसेस आईडी असाइन की होती है, जिसको बाज़ का प्रोसेस आईडी कहते हैं, बाज़ का एड्रेस स्पेस आईडी कह देते हैं, ठीक है। इधर ASID लिखा हुआ है, ये जेनेरिक टर्म है। आप लिनक्स में चेक करेंगे तो PS लेकिन लिनक्स में कमांड तो नीचे प्रोसेस आईडीज़ आ जाती हैं कि इस वक्त कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, उनकी क्या आईडीज़ है, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बता देता है कि भाई ये आईडी चल। तो अगर आप वो आईडी भी साथ अपेंड कर दें टैग में वर्चुअल एड्रेस के साथ, तो फिर क्या होगा कि फिर बेशक क्योंकि हर एक की आईडी फ़र्क है तो अगर वर्चुअल एड्रेस सेम भी हो तो वो डिफरेंट जगह पे मैप हो जाएंगे और आपका स्टिल आप एक से ज़्यादा प्रोसेस को सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन उसकी कॉस्ट फिर क्या हुई कि आपका टैग जो कि पहले ही वर्चुअल एड्रेस की वजह से थोड़ा बड़ा हो, उसके ऊपर फिर आप एड्रेस स्पेस आईडी भी आ गई तो मज़ीद बड़ा हो गया, ठीक है। और तीसरा मसला इसके अंदर आ जाता है एलियसिंग का, ठीक है। एलियसिंग का मसला जो है, एलियस आपको पता है किसे कहते हैं? एलियस होता है ना कि जो आपने कोई और नाम रखा हो किसी का, ठीक है, जिसमें आप में से किसी का नाम लेट से मिठू है या गामा है या व्हाटएवर, ठीक है, या किसी का निकनेम है ऐसा कुछ बता रहे? मैंगो कौन है? यही है मैंगो, अच्छा। अच्छा, अब इसका मतलब है कि राहील कहूँ या मैंगो कहूँ, इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंगो तुम क्लास से बाहर चले जाओ तो इसका मतलब है कि ये राहील को ही मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कई दफ़ा होता ये है कि आपने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करनी होती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से मुराद है कि मेरे 2 प्रोसेस चल रही हैं, वो किसी सेम एड्रेस स्पेस को एक्सेस करना चाहते हैं। तो होता यह है कि दोनों के पास उसका वर्चुअल एड्रेस फ़र्क होता है लेकिन नीचे एक ही पेज असाइन हुआ होता है उन्हें। उस पेज पे एक प्रोसेस भी लिख रहा है और दूसरा प्रोसेस भी लिख रहा है या पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपके पास सेम वर्चुअल एड्रेस हों 2 डिफरेंट उनके प्रोसेस के, लेकिन नीचे मेमोरी सेम हो। तो अब मसला ये है कि अगर एक ने उस पर लिखवाया है तो आइडियली ये होना चाहिए कि दूसरे को भी वही रिफ्लेक्ट होना, क्योंकि वो सेम है, ठीक है। तो कैश में अगर आपके पास एक कॉपी एक एड्रेस स्पेस के हिसाब से एक कॉपी पड़ी हुई थी, दूसरे के हिसाब से दूसरी पड़ी हुई थी, तो एक कॉपी को अपडेट करेंगे तो दूसरी कॉपी स्टेल हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो जो हमने डाटा एक से दूसरे को देना था वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये मेरा ख्याल है अगली स्लाइड में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसमें मैं आता हूँ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैं, ठीक है, ओके। सो अब जो हमारी तस्वीर चेंज हुई उसमें हमने क्या किया कि हमने कहा कि यार यहाँ पर अब आपकी वर्चुअल एड्रेस आएगा और अब आपका वो जो टाइम ज़्यादा लग रहा था उसको हैंडल करना था ना हमने। तो हमने कहा कि यार वो टाइम ऐसे हैंडल होगा कि TLB एक्सेस जो है वो मेन पाथ्स में आएगी नहीं। TLB को हम तब एक्सेस करेंगे अगर कैश मिस हुई, तब हम जाके TLB को देखेंगे। अगर हमें उधर ही मिल गया तो ठीक है, और इस वजह से हमारा वो टाइम वाला मसला किसी हद तक रिड्यूस हो गया। लेकिन जो बाकी मैंने मसले लिखे थे वो भी आएंगे और उनको हम अभी देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अच्छा,
सो एलियासिंग जो मैं आपको बता रहा था वो इधर आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी कि आपके पास असल में ये जो ब्लू कलर का पेज है ये दो डिफरेंट वर्चुअल एड्रेस इसी को रेफर करें, ठीक है। तो दो प्रोग्राम थे, वो किसी जगह पर लिखवाना चाह रहे थे या पढ़ना चाह रहे थे और वो उन्होंने शेयर्ड रीजन था, ठीक है। तो शेयर्ड रीजन था तो एक का वर्चुअल एड्रेस कोई और होगा, उसी चीज़ का दूसरे का कोई और रीजन होगा, ठीक है। तो अब वर्चुअल एड्रेस 1 और वर्चुअल एड्रेस 2 असल में डिफरेंट है, लेकिन वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स सेम पेज, ठीक है। तो अगर वो सेम पेज को कर रहे हैं और आपके पास पड़ा हुआ है कि VA1 जो है उसका कैश में कॉपी पड़ी हुई है, VA2 की भी कॉपी पड़ी हुई है, तो ये असल में सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करें। अब अगर मैंने VA1 को अपडेट किया तो कैश के पास कोई तरीका नहीं है कि उसे पता चल सके कि ये दोनों तो सेम ही थे, तो इसका मतलब मुझे VA2 को भी अपडेट कर देना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है एलियासिंग का कि कैश को कैसे पता चले कि यार दो डिफरेंट वर्चुअल एड्रेस। अगर ये हम वर्चुअल एड्रेस पे ना जाते और फिजिकल एड्रेस पे जा रहे होते तो फिर तो ये वैसे ही, क्योंकि सेम फिजिकल एड्रेस था तो मसला नहीं आना था, जब भी आप अपडेट करते तो सेम चीज़ हो जाती। लेकिन क्योंकि हमने कैश को फास्ट करने के लिए वर्चुअल एड्रेस कैश बना दिया तो अब ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट जगह पे मैप हो जाएंगे। तो इसको किसी तरह हम हैंडल करें तो इसको हम कहते हैं एलियासिंग, ठीक है। सो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो ये है कि आप किसी तरह एलियासेस को कैश में एग्जिस्ट करने से रोक दें, कि यानी कि या तो वर्चुअल एड्रेस 1 इसके अंदर रहे या वर्चुअल एड्रेस 2 अंदर रहे, ठीक है। तो उसका एक तरीका सॉफ्टवेयर में ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम सिंपलर केस देखते हैं कि अगर ये वाली कैश डायरेक्टली मैप थी तो आप इंडेक्स की बेस पे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप OS या मेक श्योर करें कि जो वर्चुअल एड्रेस असाइन करवानी है उसने प्रोसेस को, वो इस तरीके से कराए कि उनकी इंडेक्स की बिट्स जो हैं वो हमेशा सेम हो, तो जो उसका पेज नंबर है चाहे वो एक प्रोसेस का हो या दूसरे प्रोसेस का, वो हमेशा किसी तरह सेम आ रहा हो। तो तब क्या होगा कि जब भी वो इसमें आकर वर्चुअल एड्रेस 1 लिखवा जाएगा वो भी सेम जगह पे मैप हो जाएगा, वर्चुअल एड्रेस 2 भी सेम जगह पे मैप हो जाएगा। हालांकि वो डिफरेंट एड्रेसेस है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स वाली बिट बराबर हैं तो हाँ, और डायरेक्टली मैप कैश हो तो हम सेम जगह पर आ जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि एक वक्त में एक ही चीज़ इधर लिखी जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली ये कहते हैं ये भी एक तरह की लिमिटेशन है, इसका मतलब है कि आप कैश डिज़ाइन ही डायरेक्टली मैप करें, ठीक है। तो बाज़ प्रोसेसर्स में जिस तरह स्पार्क की जो अर्ली मशीन्स थी उनमें इस तरीके से होता था कि नीचे अंदर डायरेक्टली मैप आप। एक दूसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं कि वर्चुअल इंडेक्स फिजिकल टैग जो है कैश, उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जो आपका वर्चुअल पेज नंबर था उससे फिजिकल पेज नंबर बनता था, लेकिन जो टोटल एड्रेस था उसमें वर्चुअल पेज नंबर भी था और साथ ऑफसेट भी आता होता था, दो चीज़ें थी ना। तो आपने जो इधर से इधर लाना था उसमें वर्चुअल पेज नंबर तो चेंज होकर फिजिकल पेज नंबर बनता था, लेकिन जो ऑफसेट है वो तो सेम ही रहता है। तो अगर हम इंडेक्स के लिए ऑफसेट की बिट्स को यूज़ कर लें किसी तरह तो वो वर्चुअल हो या फिजिकल दोनों के केस में सेम होगी, ठीक है। तो अगर आप इनको यूज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे भी वही वाला मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अगर सेम पेज पे मैप थे तो दो एड्रेसेस का इंडेक्स हमेशा सेम आ रहा होगा और इंडेक्स की वजह से दूसरी एंट्री आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, तो ये आपका एक और तरीका बनता है। अच्छा, इसके अंदर क्या लिमिटेशन है? इसके अंदर जो लिमिटेशन है वो ये कि आपका पेज ऑफसेट जो है वो अमूमन लेट्स से कि 4 KB का पेज है तो 12 बिट का हो गया। उसके अंदर भी लेट्स से कि ब्लॉक ऑफसेट तो हम नहीं देख रहे होते क्योंकि कैश का पूरा ब्लॉक फेच कर रही है, तो लेट्स से कि मैं 32 बाइट या 64 बाइट्स है तो 64 बाइट का मतलब है कि एड्रेस की भी पहली 6 बिट भी गई, ठीक है। तो अब पीछे 6 बिट रह गई, तो अब 6 बिट का इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि आपकी कैश जो है वो 64 डीप हो सकती है, यानी क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती वो, ठीक है। तो अब ये वाला प्रॉब्लम इसके अंदर पैदा हो जाएगा कि अच्छा फिर ये लिमिट कर रहा है हमारी कैश के साइज़ को कि कैश कितना करना है, तो वो भी हम नहीं करना चाहते। अगर मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि मुझे जी इतनी बड़ी कैश चाहिए अगर मैं फास्ट चलना चाह रहा हूँ या CPI मीट करना चाह रहा हूँ, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है। तो इधर ये वाले केस लिखे हुए हैं सारे
कि जो आपका B जो है वो ब्लॉक ऑफसेट है और L जो है वो उसका इंडेक्स है, तो L प्लस B जो है वो K के बराबर भी हो सकता है, K से बड़ा भी हो सकता है, K से छोटा। तो ये K क्या चीज़ है, पेज की जो बिट्स थी 12 बिट्स, ठीक है। तो वो 12 से बड़ा भी हो सकता है L प्लस B, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि B को तो हम वैसे इग्नोर कर जाएंगे, सिर्फ L ही हमारा इंडेक्स बन रहा है उसका, ठीक है। तो अगर वो उससे बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, अब सवाल ये पैदा हो जाता है ना कि आप फिर तो ये वाली बिट्स, ये इधर से भी बिट्स एंटर होना शुरू हो जाएंगी और वो तो सेम नहीं है जो वर्चुअल टू फिजिकल मैपिंग वाली है। तो उसका फिर एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इसको, जिस तरह हमने पेपर में भी क्वेश्चन था काफ़ी सारों का ठीक था, क्विज में भी क्वेश्चन था काफ़ी सारों का ठीक था, कि आपकी जब हम एसोसिएटिविटी को चेंज करते हैं, ठीक है, तो जब हम एसोसिएटिविटी बढ़ाते हैं तो उतने ही लट से 1000 एंट्रीज थी उनको हम 2, 5, 12 एंट्रीज कर देते हैं, तो आपको 10 के बजाय 9 बिट चाहिए होती है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि अच्छा अगर आपको ज़्यादा बिट्स चाहिए थी तो आप उसके बजाय एसोसिएटिविटी क्यों नहीं बढ़ा लेते, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी बढ़ा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कम बिट्स चाहिए होंगी, कम बिट्स चाहिए होंगी तो आपका एसोसिएटिविटी प्लस वो मिलाकर मसले को हल कर देगा। तो ये काइंड ऑफ एक ट्रेड ऑफ हो सकता है एक अच्छा, जिससे हम चीज़ कर सकें। सिर्फ इसमें मसला क्या है कि अगेन अगर मैंने बड़ी कैश लगानी है तो फिर जाके फंसेंगे, ठीक है। आप कितना करेंगे, एसोसिएटिविटी कितनी बढ़ाएंगे, 2 वे तक ठीक है, 4 वे तक ठीक है। अब वो कहे कि यार 16 वे सेट एसोसिएटिव बना दो, तो 16 वे सेट एसोसिएटिव बनाने का मतलब क्या हुआ कि आपको 16 कंपैरेटर भी लगाने हैं, 16 कैशेस को पैरेलल में एक्सेस करना है। तो जो जब आप एसोसिएटिविटी बढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड कॉस्ट ये भी होती है कि पावर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि आपकी तमाम जो मेमोरीज हैं उनको जब आप एक्सेस करते हैं तो जो उससे पावर ड्रॉ होती है वो ज़्यादा होती है निस्बतन। तो आप ये चाह रहे होते हैं कि आप गैर ज़रूरी पावर भी ना बढ़ाएं, तो ये स्केल उस लिहाज से उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगेन दिस इज़ अ सोल्यूशन, दिस इज़ अ वैलिड सोल्यूशन। अगर आप एक छोटा प्रोसेसर बना रहे हैं तो उसके अंदर ये एक रीज़नेबल सोल्यूशन, ठीक है। ओके, सो इसमें पॉज किया है सपोर्ट का नाम या स्टॉप ही किया? अच्छा चलो, ओके। सो एक जो छोटी सी चीज़ है प्रोजेक्ट का, मैंने कहा था कि इस वीक में मुझे ग्रुपिंग पहले तो बता दें, ठीक है। हाँ, 2 बंदों की मैंने ये बताया हुआ था। तो अब ये आप लोगों ने फाइनल करना है कौन कौन किसके साथ ग्रुप कर रहा है, ठीक है। मुझे आप लोग जो हैं वो कन्वे कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें, किसी पे कर दें, लेकिन ये इसी वीक में करना है बिकॉज अब आगे पीछे हमारे पास टाइम कम रह गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि शुरू में मुझे किसी ने कहा था कि दे वांट कि हमें थोड़ा सा कोई लैब सी भी करा दें ताकि एक सिस्टम वेरिलॉग पे हमारा हाथ सीधा भी हो जाए। तो अब क्योंकि हम प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं तो अब ऑब्वियसली कोर्स में वैसे तो लैब नहीं है, मगर मैं कुछ सनान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप लोगों को लैब कंडक्ट करवा दें, ठीक है। तो मैं आई विल टॉक टू साद टुडे और मैं उससे कहूँगा कि यार साद और सनान मिलके अगर उसकी लैब में वो क्या लें कि वेरिलेटर इंस्टॉल कर लेते हैं तो मे बी हम 2 एक लैब सेशंस रखें, मे बी 2-3 घंटा ईच, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 4 घंटे से 6 घंटे के अगर आप लगा लेते हैं तो वो उसमें से आप लोग हैं, उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहूँगा बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये आप लोगों ने ग्रेड लेने हैं, मैंने नहीं आपको बांटने, आप लोग लेंगे। तो अगर आप लोग उसमें बैठेंगे तो मोस्ट लाइकली जिनको सिस्टम वेरिलॉग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं दे कैन अटेंड, और वो मोस्ट लाइकली आई वुड से कि सब के सब अटेंड करें, ठीक है। और सब के सब अटेंड करें और उसके अंदर हम छोटे छोटे से 2-4 सिस्टम वेरिलॉग के कोड लिखें, उसके टेस्ट पेज लिखें, उनको चलाएं, वेव फॉर्म देखें। तो उस प्रोसेस से जब आप एक दफ़ा गुजरेंगे तो वो हम फिगर आउट कर लेते हैं कि 2 ही काफ़ी हैं या 2 के बाद आपको लगता है कि तीसरे की ज़रूरत है तो तीसरे का ही कर लेंगे। लेकिन इसमें राहील आप कोऑर्डिनेट करेंगे कि फ्री टाइम कब है, ठीक है। तो सनान और साद और आप तीनों एक तरह से मिल के कि जब लैब फ्री हो और सनान कंडक्ट करवा देगा। इंस्टॉलेशन में अगर कोई स्टूडेंट की हेल्प चाहिए तो वो भी एक आध को इस्तेमाल कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये वो नफली काम है, ठीक है। ये सनान जो कर रहा होगा ये उसकी ज़िम्मेदारी से हट के है जो वो कर रहा है, ठीक है। तो और हम भी कह रहे हैं, लेकिन द ऑब्जेक्टिव इज़ कि
चस तभी आएगी जिस वक्त हमने कोई एक छोटा सा प्रोसेसर बना दिया, ठीक है, और आपको मैंने रफली बता दिया था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपने एक प्रोसेसर बनाना है जो कि पाइपलाइन हो, चाहे वो स्टॉल से हो चाहे वो बाईपासिंग से हो। स्टॉल से किया तो तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, बाईपासिंग से कर लिया तो 10 में से 15 ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। तो वो -5 के बजाय सिर्फ -5 ही नहीं करता, मैं +5 भी करता हूँ, ठीक है। और ये वाले +5 उस असाइनमेंट के हिसाब से नहीं है, ये ओवरऑल यानी कि जो प्रोजेक्ट की वेटेज है जो उससे ज़्यादा होगी, तो ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो 2 बंदे मिल के करें, और वो अकेला कर सकता है बंदा, अकेले में मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन ये है कि वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई चीता हो जो करना चाहे तो वेल एंड गुड। काम इतना है जो एक बंदा भी कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन 2 भी हुए तो पूरे नंबर आपको मिल जाए। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है? कोई कज़न से ले लेते हैं, किसी और से नहीं, अभी फ़िलहाल यही है। मैं आई वांटेड कि मैं ये ऑप्शन दूँ, लेकिन मुझे जो पेपर चेक करके और जो असाइनमेंट्स और शुरू वाली देख के वो लग नहीं रहा कि हम उस लेवल पे। तो अगर लेट्स से कि आप ये वाला काम 3 हफ्ते में कर लेते हैं और आप उसके बाद कहते हैं मैं मज़ीद 3 हफ्ते में कुछ और भी करना चाहता हूँ, तो डोर्स आर ओपन। नंबर चाहे उसके ऑन हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि यार ये बना लो, ठीक है। तो वो कोई मसला है, ठीक। ओके, सो आ जाए वापस आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ये अगर आपका इंडेक्स बड़ा होगा उससे, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर 2 डिफरेंट चीज़ें भी सेम जगह पर मैप हो सकती हैं, ठीक है। तो एक इसका जो एक तरीका जो यूज़ होता है ना आपका, वो ये होता है कि आप अपनी कैश के अंदर वर्चुअल एड्रेस के साथ फिजिकल एड्रेस भी स्टोर कर लें, ठीक है। या एक होता है कि L1 कैश और L2 कैश की वजह से अगर आपके 2 लेवल की कैश है, ठीक है, तो आप L2 को डायरेक्टली मैप बना दें, ठीक है। L2 को अगर आप डायरेक्टली मैप बना देंगे तो उससे क्या होगा कि L2 बड़ी है तो उसमें वैसे भी कोलिजन के चांसेस थोड़े से कम है। तो जब आपने हम डिस्कस कर रहे थे एलियासिंग का प्रॉब्लम कि 2 वर्चुअल एड्रेस जो थे वो असल में सेम फिजिकल एड्रेस पे मैप हो, तो अगर आपके पास वर्चुअल एड्रेस 1 और 2 जो है वो जिस पे मैप हो रहे हैं वो सेम फिजिकल एड्रेस है, तो अब आपके पास L1 में तो उसकी 2 एंट्रीज पड़ी हुई हैं, लेकिन L2 में आपके पास एक ही एंट्री पड़ी है क्योंकि आपने डायरेक्टली मैप बनाई हुई है। तो जब आप करेंगे, लेट्स से कि आपके पास वहाँ पर दोनों एंट्रीज पड़ी थी और आपने VA2 को एक्सेस करने की कोशिश की, VA2 को एक्सेस किया उसके अंदर, और फिर आपने साथ ही L2 में भी जाके चेक कर लिया कि वहाँ पर ये हिट होता है कि नहीं। जब वो वहाँ पर आप गए तो वहाँ पर आपको पता चला यहाँ पर लेट्स से कि या VA1 पड़ा होगा या VA2 पड़ा होगा। तो अगर VA1 पहले से पड़ा हुआ था तो इधर VA1 ही पड़ा होना है, तो आपने VA2 को एक्सेस किया तो वहाँ तो VA2 की एंट्री आ गई, लेकिन यहाँ पर VA2 की एंट्री जब आप बनाने आए तो आपको पता चला यहाँ पर तो ऑलरेडी VA1 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने कहा कि यार ये तो कोलिजन आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इधर VA2 डाल देंगे और उधर से जो VA1 की एंट्री थी उसको पर्च कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। अगर वो डर्टी थी तो आपको कुछ अलग एक्शन करना पड़ेगा, लेकिन अगर हो सकता है कुछ अंडू भी करना पड़े, लेकिन बेसिकली आपकी एलियासिंग बच जाएगी, ठीक है। सो समझ आइए सारों को, या एक दफ़ा रिपीट कर दूँ ये बात। एलियासिंग क्या थी कि हमने कैश बना दी थी वर्चुअल, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक्चुअल सिस्टम में तो हमने देखा है कि L1 L2 इस तरह से कैश लगी होती हैं, ठीक है। तो एक तो पिछला तरीका था ना, ये उससे हट के है। पिछले तरीके में तो हमने ये वाली चीज़ कही थी, राइट, कि हम इन वाली बिट्स के जरिए कर लें, लेकिन इन वाली बिट्स में अगर ओवरलैप आ गया तो हमारा मसला ख़राब हो गया, ठीक है। तो स्केल अच्छा नहीं होता था। इसको हल कैसे करें स्केल को?
हमने कहा कि एक तरीका ये हो सकता है कि आप L2 जो है उसको आप बना दें कि वो फिजिकली एड्रेस्ड है, ठीक है, और डायरेक्टली मैप्ड है। L1 जो है वो वर्चुअली एड्रेस्ड है। तो L1 में जब आप जाते हैं तो वो वर्चुअल एड्रेस से आपको हिट या मिस फ़ौरन मिल जाता है। L2 पे जब आप जाते हैं तो आप फिजिकल एड्रेस के ऊपर जाकर मैप करते हैं। लेकिन L1 में आपने सो बेसिकली अब आपका क्या हुआ कि आपने वर्चुअल इंडेक्स से उस पर गए, ठीक है, और फिजिकल इंडेक्स से L2 पर आ गए। अब आपके पास एक मिनट, सॉरी, ये वाला केस था, ठीक है, मैं एक स्टेप आगे चलूँगा, ठीक है। तो आपके पास लेट से 2 वर्चुअल एड्रेस थे। तो स्टार्ट में लेट से वर्चुअल एड्रेस 2 नहीं था कैश में, वर्चुअल एड्रेस 1 पड़ा हुआ था। तो क्योंकि ये इंक्लूसिव कैश थी तो आपके पास इसमें जो एंट्री पड़ी हुई है वही एंट्रीज उधर भी पड़ी हुई हैं। तो इधर VA1 की एंट्री पड़ी हुई है, उधर भी VA1 पड़ा हुआ है, VA2 अभी नहीं पड़ा हुआ। अब आपके प्रोग्राम ने VA2 को एक्सेस करने की कोशिश की, जो कि बेसिकली एड्रेस डिफरेंस था, लेकिन वो सेम फिजिकल लोकेशन को मैप हो रहा था जो कि VA1 थी, ठीक है। तो क्योंकि वर्चुअली एड्रेस थी, इसको एलियासिंग का नहीं पता चला। इसने कहा कि यार L1 हिट होगी, ठीक है, उसने L1 के अंदर वो एंट्री बना दी, ठीक है। अगर आप राइट कर रहे थे तो एंट्री बना दी, रीड कर रहे थे तो वैसे ही मिस हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर VA2 की एंट्री पड़ी हुई थी। तो VA2 पड़ी थी तो 1 नहीं हो सकती थी, ठीक है। जब आपने जाकर फिजिकल एड्रेस पे चेक किया तो आपको पता चला कि नहीं यार, ये वाली एंट्री जो थी, ये वाली एंट्री तो VA1 की एंट्री थी। तो आपने इसको पर्च कर दिया और ऊपर से भी VA1 की एंट्री को पर्च कर दिया और VA2 से अपडेट कर दिया, क्योंकि VA2 इज़ मोर रिसेंट जिसने एक्सेस करने की कोशिश की। तो इस तरीके से भी आपका एंटी एलियासिंग हो जाती है। तो ये MIPS के अंदर MIPS 10K के अंदर ये वाला तरीका यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली ये भी उसी को ही कह लें कि करने का तरीका है। इसमें एक आप ये भी कर सकते हैं कि इधर आप वर्चुअल और फिजिकल दोनों टैग इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी वो वाला मसला पैदा ना हो, ठीक। ओके, अच्छा, एक यहाँ पर हमारा कह लें कि जो ट्रांसलेशन का मेजर जंग ख़त्म हो गया, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ठीक है। वो टॉपिक है कि जो हमारा शुरू का एक प्रॉब्लम आया था वो ये था कि हमारे पेज टेबल का साइज़ बहुत बड़ा था, राइट, ठीक है। पेज टेबल का साइज़ बहुत बड़ा क्यों था? क्योंकि जो हमारा वर्चुअल पेज नंबर आ रहा था उससे हम इंडेक्स कर रहे थे और फिज़िकल पेज नंबर के ऊपर उसके आगे निकाल रहे थे। असल में हमें कम फिज़िकल पेजेस चाहिए होते थे। तो अगर आप फिज़िकल पेज नंबर पे इंडेक्स कर लें तो मेन मेमोरी तो के हिसाब से फिज़िकल पेज नंबर बनेंगे तो वो तो छोटे होंगे, ठीक है। तो फिज़िकल पेज नंबर के हिसाब से आप अगर कर लें और वर्चुअल पेज नंबर उससे फाइंड कर लें तो ये आपका कह लें कि इससे आपका साइज़ ऑफ मेमोरी के हिसाब से पेज टेबल बन रहा होगा, ना कि जो आपने वर्चुअल एड्रेस स्पेस बनाई हुई है, ठीक है। तो आपका पेज टेबल का साइज़ इवन सिंगल लेवल पेज टेबल में भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है इसके अंदर? हमने जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस बनाया हुआ था पेज टेबल, उसमें हम इंडेक्स करके सीधा चले जाते थे और वहाँ पे चेक कर लेते थे कि फिजिकल पेज नंबर क्या है। इसमें ये काम नहीं कर सकेंगे। इसमें क्या होगा कि अब अगर आपके पास कोई फिजिकल पेज नंबर, आपको कोई कहे कि जी मेरा ये वर्चुअल पेज नंबर है, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला वर्चुअल पेज नंबर किस पेज नंबर, फिजिकल पेज नंबर, क्योंकि इंडेक्स फिजिकल पेज नंबर से हुआ है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो वर्चुअल पेज नंबर किस वाले इंडेक्स से मैच करता है। तो ऑब्वियसली ढूंढना जो है वो एक बहुत बड़े साइज पे एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंस में एक रिकरिंग सी थीम है जिसको हम कहते हैं हैश टेबल्स, ठीक है। हैशिंग आपने किसी जगह पढ़ी है, ठीक है। तो हैशिंग बेसिकली क्या होती है कि आप एक नंबर दें तो वो हैश टेबल एक उसका हैश निकाल के देता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जो पेज टेबल बनाएं उसमें आप एक वर्चुअल पेज नंबर दें और प्रोसेस आईडी दें अपनी, जो भी एड्रेस स्पेस आईडी या प्रोसेस आईडी, और वो किसी हैश से गुजर कर आपको बता दे कि इसको किस जगह पर सेव करना है, ठीक है। तो अगर ये आपको पता होगा तो आप हमेशा फिर क्या कर सकते हैं कि जब भी आपका वर्चुअल एड्रेस आया, आपने उसका हैश निकाला और उस जगह पर जाकर देख लिया कि यार उधर उसका फिजिकल पेज नंबर
कौन सा पड़ा हुआ है या डिस्क का पेज नंबर। तो कहीं पे PPN लिखा हुआ, कहीं पे DPN लिखा हुआ है। तो DPN का मतलब होता है डिस्क पेज नंबर, तो डिस्क पे किस जगह पर पड़ा हुआ। PPN का मतलब है कि फिजिकल पेज नंबर यानी मेमोरी में किस जगह पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये आपका हैशिंग भी एक बड़ा स्मार्ट सा सोल्यूशन है हैशिंग में। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है कि हैशिंग में कोलिजन हो सकते हैं कि आपके हो सकता है कि एक से ज़्यादा वर्चुअल पेज नंबर सेम पेज, तो उस पर आप सेकंड हैश निकालते हैं बास का, ठीक है। तो आप करते क्या है कि जो फिजिकल पेज नंबर के हिसाब से आपने बनाया, आपको हो सकता है आपको उससे 2 या 3 गुना बड़ा टेबल बनाना पड़े, तो उसके अंदर ये वाले मसले पे रिजॉल्व हो जाते हैं कि आपका फर्स्ट हैश नहीं मिला तो सेकंड हैश पे चले जाओ, सेकंड हैश नहीं मिला तो थर्ड हैश पे चले जाओ, तो वो आपका काम हो जाएगा। और अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर आप कोई पेज फॉल्ट दे दो और ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर उसको हैंडल कर ले कि यार ये कोई बहुत ही कोई पुठा हैश, ठीक। लेकिन मतलब ऑब्वियसली उसकी प्रॉबिलिटी नियर बहुत ही नेग्लिजिबल होगी कि वो बिल्कुल ही कह लें कि कभी कभार आता होगा। सो यहाँ तक चीज़ कुछ क्लियर है। तो अगर वो वाला केस आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाके एक्चुअल में मैनुअली सर्च कर सकता है, और लेट्स से कि उसकी प्रॉबिलिटी 0.0001 थी तो 10,000 में एक दफ़ा उसको जाके क्या करना पड़ेगा कि पूरा पेज टेबल में से सर्च करना पड़ेगा। तो ये जो पावर PC था उसके अंदर इस तरीके की स्कीम यूज़ होती थी, ठीक है, कि जिसके अंदर आपका पास हैश टेबल था, उसकी हर हैश टेबल स्लॉट की कह लो कि 8 पेज टेबल एंट्रीज थी जिनको आप सिक्वेंशली एक्सेस करते थे। तो यानी कि आपने एक हैश टेबल पे गए, वहाँ से जो निकली 8 एंट्रीज उनको आपने एक एक करके कंपेयर किया और फिर आपके पास हो गया, ठीक। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमारा तकरीबन काइंड ऑफ जो वर्चुअल वाला एड्रेस ट्रांसलेशन एंड वर्चुअल मेमोरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मेरा इरादा था कि मैं 15 मिनट में कर दूंगा, लेकिन ये जो है अब मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में यहीं पे मेनली हुआ। तो अगर हम देखें तो हमने वी स्टार्टेड विद बेयर मशीन, ये क्योंकि मैंने शुरू में भी रिकैप कर दिया है, जिसमें एक प्रोग्राम चल सकता था, फिर बैच स्टाइल मल्टी प्रोग्रामिंग हुई। तो ये हिस्टोरिकली भी इसी तरह से कुछ इवॉल्व हुए और हमने पढ़े भी तकरीबन इसी सीक्वेंस में कि उसके बाद जब बैच स्टाइल मल्टी प्रोग्रामिंग आई कि आपके पास बैच स्टाइल मल्टी प्रोग्रामिंग ये होती है कि जिसमें आपका जो बैच फाइल कभी आपने लिखी होगी, है ना, कभी विंडोज़ में कोई बैच .bat करके आप कोई फाइल बना दें, अगर जो बैच फाइल होती है जिसमें आप विंडोज़ में बैच फाइल ये होती है कि आपने अगर कोई 10 काम करनी है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे लेट से करनी है, तो आप उसकी कमांड सारी एक टेक्स्ट फाइल में लिखते हैं, उस टेक्स्ट फाइल को सेव कर लें .text के बजाय एज .batch .bat उसकी एक्सटेंशन लिखें, उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो पहली कमांड रन करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ठीक है। बैच फाइल के अंदर ऑब्वियसली आप और भी काम कर सकते हैं, लूप्स भी लगा सकते हैं, इफ एल्स भी डाल सकते हैं। तो बैच प्रोग्रामिंग पे आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जब आप लोगों का लेट से कि अभी मैंने उससे पूछा था कि पॉज की सपोर्ट है कि नहीं, तो अब लेट से पॉज की सपोर्ट नहीं थी, इसका अंदर स्टॉप करेगा। तो एक आध लेक्चर में हुआ था, बिजली गई थी, हमने रोक दिया, दोबारा चला दिया, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास लेट से 4-5 चंक्स हैं और मैंने उनको जोड़ के एक प्रोग्राम बनाना है, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट पे एक मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ FFmpeg, ठीक है, वो फाइलों को जोड़ भी देता है, कंप्रेस भी कर देता है, सारे काम कर देता है। तो मैं उसकी सारी कमांड्स अगर लिख दूँ और अगर मेरे पास 500 ऐसी फाइलें हैं जिनको जोड़ना है, तो मैं उधर एक लूप लगा सकता हूँ कि अच्छा यार पहले इसको इससे जोड़ दो, फिर इसको इससे जोड़ दो, समझ लो। तो ये और फिर दूसरे फोल्डर में जाके काम करो, फिर तो ये सारा काम जो है ना, इस किस्म के टास्क को हम कहते हैं बैच स्टाइल प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें एक चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग। बाद में आपने कहा कि यार आप थोड़ी थोड़ी देर, जिसमें आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए चला लें, थोड़ी देर की, उसके लिए हमने बेस एंड बाउंड स्कीम पढ़ी, और उसमें आपने उसके बाद फ्रेगमेंटेशन का मसला आया तो पेज मेमोरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये वाली जो स्लाइड है ना, दिस गिव्स यू दी ओवरऑल पिक्चर, ठीक है। और अगर आपने सही तरह समझा हुआ है तो आप इसकी एक एक चीज़ को समझ सकते होगे। यानी आपने अगर ये पूरा सेक्शन अगर सही समझा हुआ है तो यू शुड बी एबल टू राइट दिस डाउन योर सेल्फ कि हाँ यार मुझे पहले ये हमने स्टार्ट किया, 5 स्टेज पाइपलाइन थी, हमने कहा कि यार हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं जो बैच स्टाइल के हों, तो बेस एंड बाउंड स्कीम, उसमें फ्रेगमेंटेशन का मसला आया तो हमने क्या किया, हमने पेज मेमोरी सिस्टम बनाया। पेज मेमोरी सिस्टम का
जो मसला आया उससे हमने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो शुरू में बैच स्टाइल थी, बाद में टाइम शेयरिंग वाले आ गए, टाइम शेयरिंग कि थोड़ी देर एक चले थोड़ी देर दूसरी चले, ठीक है। और जिससे आप कह लो कि एक तरह से ये वर्चुअल मेमोरी बेस्ड सिस्टम इवेंचुअली इवॉल्व हुआ कि आपकी फ़िज़िकल मेमोरी कम है, वर्चुअल मेमोरी आपकी ज़्यादा है, ठीक है। और आजकल उसके बाद जो अभी चलता है वो वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स, हम इसको कहते हैं कि एक ही सिस्टम के ऊपर एक से ज़्यादा ओएस भी चल सकते हैं आप, ठीक है। कि आपने वर्चुअल बॉक्स वगैरह यूज़ किया कभी? वर्चुअल बॉक्स या WSL जो अभी हम इसके लिए भी यूज़ कर रहे थे, तो वो लिनक्स ऑन विंडोज़ है, ठीक है। तो ये उससे अगले स्टेप की वर्चुअलाइजेशन है कि आपके पास एक ही हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ओएस चल सकते हैं, ठीक। तो गेस्ट ओएस उसको कहते हैं जो उसके ऊपर चल रहा हो। तो वर्चुअल बॉक्स पे अगर आप लिनक्स चला रहे हैं या विंडोज़ चला रहे हैं तो वो गेस्ट ओएस है, असल में नीचे एक विंडोज़ का ओएस चल रहा है, ठीक। और ये आजकल सर्वर क्लास कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि आप कई चीज़ें देखो, आपने पाइथन वगैरह यूज़ की हो या मशीन लर्निंग का कोई देखा हो, तो आप गूगल के क्लाउड पर जाकर चला रहे हैं। तो इसी तरह अमेज़ॉन के सर्वर्स हैं, तो आप इधर से बैठ के उधर लॉगिन करके चल रहे हैं। तो उनमें कई दफ़ा बेस मशीन के ऊपर कोई गेस्ट ओएस चल रहा होता है और उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। तो तगड़े नीचे सिस्टम लगे हुए हैं मल्टी कोर, और उसके ऊपर एक से ज़्यादा गेस्ट ओएस चल सकते हैं। अच्छा, सो ये जो है ना, ये आपको ये स्लाइड आपको जो चीज़ बता रही है ना, वो ये बता रही है कि वो एक अहम चीज़ बता रही है कि हमने पढ़ तो ये लिया कि डिमांड पेजिंग एक चीज़ है, पेज मेमोरी सिस्टम और वर्चुअल मेमोरी एक चीज़ है, कैशेज एक चीज़ है, लेकिन हर तरह के प्रोसेसर में हर तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। ज़्यादातर जो हमारे डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो डिवाइस है, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन या आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या सर्वर्स, उनमें ये सारा पूरे का पूरा वर्चुअल मेमोरी सब सिस्टम यूज़ हो रहा है। जब आप सी में जावा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जावा में तो एक और लेवल आ जाता है कि JVM चलती है नीचे, लेकिन अगर सी में लिख रहे हैं तो वो जो एड्रेसेस जनरेट करेगा वो वर्चुअल एड्रेसेस होंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा होगा, ठीक है। तो और उसके भी जो वो ट्रांसलेट होकर बनेंगे फिज़िकल एड्रेस, ठीक है। जो आपके कह लें वेक्टर सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, जो कि कई किस्म की होती हैं, इवन वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, या जेनेटिक में जो वो जीन मैपिंग और इस किस्म के कामों में भी। वहाँ पर आपके पास प्रोटेक्शन और ट्रांसलेशन तो होती है, लेकिन डिमांड पेजिंग अमूमन नहीं होती है। डिमांड पेजिंग से मुराद ये है कि ये चीज़ नहीं होती कि आपके डिस्क एक्ट कर रही हो, यानी रैम एक्ट कर रही हो कैश ऑफ डिस्क, और आप उनको ये इल्यूजन दे रहे हो कि आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है। वो एक्चुअल फिजिकल एड्रेसेस पे ही कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह क्रे जो हमने थोड़ा सा देखा था, जो हमने सिम और क्रे का नहीं देखा था, जो जिसने IBM को बीट किया था, ठीक है, तो वो उसमें ऐसा कुछ चक्कर नहीं था, ठीक है। ज़्यादातर जो एम्बेडेड प्रोसेसर्स और DSPs हैं वो वर्चुअल एड्रेस पे यूज़ नहीं करते, वो सीधा फिजिकल एड्रेस पे काम करते हैं। तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही होती, क्योंकि DSP प्रोसेसर क्या होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। सिग्नल से मुराद हमारी होती है जिस तरह जो वॉइस को प्रोसेस कर रहा है, वीडियो को, इमेजेस को, इस किस्म की चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। तो उनमें से अक्सर जो है वो ये वाला काम नहीं कर रहे, तो वो डायरेक्ट फिजिकल मेमोरी से उठाते हैं और उनको फास्ट प्रोसेसिंग करनी होती है, क्योंकि एक हाई स्पीड पे उसको स्ट्रीम ऑफ डाटा आ रहा होता है, तो वो सीधा उन्हीं को। तो जिस तरह आपके टीवी के अंदर मोस्ट लाइकली जो प्रोसेसर लगा होगा, वो हो सकता है कि उसमें कोई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी लगा हो जो कि वीडियो स्ट्रीम को प्रोसेस कर रहा हो, और उस वीडियो स्ट्रीम को प्रोसेस जो कर रहा होगा वो वर्चुअल मेमोरी सब सिस्टम नहीं यूज़ कर रहा होगा, वो डायरेक्टली फिजिकल एड्रेसेस पे बातचीत कर रहा होगा, ठीक है। तो DSPs के लिए हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे VLIW, वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड प्रोसेसर, और वो बेसिकली DSPs के लिए यूज़ होते हैं। इनकी मार्केट दरमियान में किसी हद तक डाउन हो गई थी, लेकिन अब AI आई है तो ये लोग भी दोबारा से AI की वजह से इन होना शुरू हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक हमारा ये ख़त्म हुआ, और कंक्लूडिंग में मैं आपको एक चीज़ जो आपके इससे रिलेटेड जो सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको असाइनमेंट तो दूंगा, बट आई वांट कि मैं आपको एक आध सॉल्व भी करा के दिखा दूँ।
मे बी किसी पुरानी असाइनमेंट में देखता हूँ अगर ओके। सो एक सवाल सा हम देख लेते हैं ताकि आपको टिपिकली एक रफली आइडिया हो जाए कि जो हमने इनमें से पेज मेमोरी सिस्टम को अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, सो पढ़ा जा रहा है अब? ठीक है, किया नहीं जा रहा लेकिन पढ़ा जा रहा है, उसकी खैर है। ठीक है, अभी मैं वो समझाऊंगा कि क्या हो। सो ये यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो फिगर ऑन द राइट शोज अ स्नैपशॉट ऑफ मेन मेमोरी एट दिस टाइम। तो ये मेन मेमोरी की स्नैपशॉट चल रही है और अज्यूम दैट विड्थ ऑफ मेमोरी एड्रेस इज 32 बिट। ठीक है, कि 32 बिट का आपका एड्रेस है, बाइट एड्रेसेबल है। मेमोरी सिस्टम इज 2 लेवल पेज टेबल बेस्ड। तो मेमोरी सिस्टम जो है उसमें 2 लेवल के पेज टेबल है। ठीक है, साइज ऑफ ईच पेज इज 4 KB। ठीक है, सो अब कुछ चीज़ें हमें साथ साथ पता चलती जा रही हैं। तो अगर मैं बोर्ड पे आऊँ तो मेरे पास 32 बिट का एड्रेस है, 4 KB का मतलब है 4 × 1024 विच इज़ 2⁻12। तो इसका मतलब है कि 12 बिट जो है वो आपकी ऑफसेट की आ गई। ठीक है, अब वापस ऊपर आते हैं। ऊपर वो कह रहा है जी साइज ऑफ प्राइमरी एंड ईच सेकेंडरी पेज टेबल हैज़ 1K एंट्रीज, ईच एंट्री कंप्राइजिंग ऑफ 1 वर्ड। The top 10 MSBs of 32-bit virtual address are used as index of primary table while next 10 bits are used as index of। ये पूरा ही बता दिया है कि यार ये 12 थी, ये 10 बिट और ये 10 बिट जो है ये प्राइमरी, ये यूज़ होंगी फॉर प्राइमरी पेज टेबल। और उसमें बता दिया कि 10 बिट है तो ये आपके पास 1K एंट्रीज हैं और हर एक जो है वो इंटू 4 बाइट्स है। तो ये 4K ही बन जाता है ओवरऑल, 4K बाइट्स एक पेज के ऊपर ही आ जाती है। ठीक, तो ये 32 बिट की एंट्रीज आपके पास, ये बताया हुआ है। और ये जो अगली है, अब इससे आपके पास एड्रेस निकलेगा अगले पेज टेबल का और इससे उसको इंडेक्स करेंगे। ये उसका स्टार्टिंग एड्रेस है और ये उसका इंडेक्स बन जाएगा। राइट, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये आपके पास जो टॉप 10 MSBs हैं वो प्राइमरी पेज टेबल का इंडेक्स है, टॉप 10। द नेक्स्ट 10 बिट्स आर यूज्ड एज इंडेक्स ऑफ सेकेंडरी पेज टेबल। ठीक हो गया। और क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली देयर इज अ वैलिड बिट इन ईच एंट्री बट फॉर दिस एग्जांपल अज्यूम दैट ऑल एंट्रीज आर वैलिड एंड देयर इज नो वैलिड बिट। उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एड्रेस कैलकुलेशन करें। एक्चुअल में अगर ये बिट्स में आप देखेंगे रियल केस में तो उसके अंदर वैलिड और प्रोटेक्शन वगैरह की बिट्स होंगी। मैं कह रहा हूँ आप इसको समझें ये बस एड्रेस ही है। ठीक है, तो मेक इट सिंपल। ठीक है, कैलकुलेशन अभी हम देखना चाह रहे हैं कि आपको समझ आ रही है कि आप पेज टेबल से किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे। ठीक है, सो ईच पेज टेबल एंट्री इज बेसिकली फिजिकल पेज नंबर ऑफ नेक्स्ट पेज टेबल एंट्री। तो आपने क्या करना है, इधर आए वर्चुअल से, उसने बताया कि यार अब ये वाला जो नेक्स्ट लेवल पेज टेबल का फिजिकल एड्रेस क्या है। फिर इससे आए तो उसने बताया उससे अगले लेवल का फिजिकल पेज नंबर क्या है। ठीक, Assume that primary page table of currently running program starts at location 0। ये भी बता दिया कि यार ये जो पहला है ना इसको आप समझ लें ये 0 पे पड़ा हुआ। ठीक है, तो मेमोरी का एड्रेस 0 से स्टार्ट उधर किए हुए मैंने। ठीक है, अच्छा, प्रोसेसर इशूज द फॉलोइंग लोड इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली प्रोसेसर ने ये लोड इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं और नीचे पूछा आपसे क्या गया है, तो X2 और X3 में क्या डाटा स्टोर होगा और आपको कहा है कि आप इसी के ऊपर एरोज लगाकर बेशक बता दें। तो ये आप ड्रॉ कर लें और इसके ऊपर एरो लगा के बता दें। ठीक है, सो ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, इस एड्रेस से हम लोड करें। तो मैं इसमें से एक एग्जांपल पहले कर लेता हूँ, फिर देखते हैं दूसरे का टाइम हुआ तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे। ठीक है, तो हमारे पास लिखा हुआ है 84C044। राइट, अब इसमें से जो अब क्योंकि हैक्स में लिखा हुआ था 4 बिट होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 12 बिट तो ये निकल गई, बाकी बच गया 84C। 84C को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो 8 होता है ये, 4 होता है ये और C होता है। ठीक है, तो मैंने कहा है कि पहली 10 बिट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिट्स जो हैं ये आपका सेकेंडरी पेज टेबल का एड्रेस है, ये प्राइमरी पेज टेबल है। सो प्राइमरी पेज टेबल में अगर एंट्री आ रही है 2,
सो इसका मतलब है कि सेकंड एड्रेस, ठीक है, सेकंड एड्रेस का मतलब है कि अगर मैं ऊपर से आऊँ, ठीक है, अच्छा उधर आपको 2 नज़र ही नहीं आ रहा ना, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो जब आपका जो यहाँ पर आप ना अगर आप वर्ड एड्रेस पे चल रही हो तो पहली 2 बिट्स सेव नहीं करते, राइट, क्योंकि वो हमेशा 0 ही होती हैं। जब आप एड्रेस 0, 4, 8 चल रहे होंगे ना, तो 0 हो या 4 हो या 8 हो या उसके बाद C आ जाए, तो ये बिट्स हमेशा 0 ही हैं, ठीक है। तो इनको सेव करके हम इधर जगह ज़ाया नहीं कर रहे होते, हम इधर वर्ड एड्रेस सेव कर रहे होते हैं, मेमोरी का एड्रेस बाइट एड्रेस है। तो जो भी इधर से आया इसके पीछे 2 0 लगा देंगे हम। तो 1 0 आया है, उसके पीछे 2 0 लगा दिए, तो इसका मतलब ये 8 बन गया। तो इसका मतलब है कि ये 0 1 2 वाली एंट्री बन गई, 0 1 2 वाली। तो इसका मतलब है कि 0x330 जो आया है ना, दिस इज़ माई फिजिकल पेज नंबर ऑफ सेकेंडरी पेज टेबल। तो अब मैंने इधर कहीं पे 330 के हिसाब से बताया हुआ है, ये 330, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके अंदर इंडेक्स किधर करना है, इंडेक्स करने के लिए अब मेरे पास ये वाली चीज़ आ रही है। तो इधर आपके पास लिखा हुआ है 8 तो निकल गया, ये 04C बन गया ना बाकी, राइट। तो 04C बन गया, तो 33004C, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 227 जो आया ये आपका, यानी कि यहाँ से आप आए थे। इसमें अगेन थोड़ा सा खैर गलती है कि इसके पीछे मैंने 2 0 लगाए थे, इसके पीछे मैंने 2 0 नहीं लगाए, लेकिन ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गलती की वजह से आप अगर गलत जगह पे पहुंच गए तो आई स्टिल गिव यू मार्क्स, ठीक। सो इधर असूली तौर पे ये जो 04C है, इसके मुझे ये 2 0 उड़ा देने चाहिए थे, ठीक है। मुझे इसको राइट शिफ्ट करके रखना चाहिए था ताकि मुझे ये 2 0 लगाने पड़े और तब 04C बने, ठीक है। तो 04C जो है ना, सॉरी 04C था या ये क्या था, 04C था, 04C था, ठीक है। अच्छा, तो 04, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। हम उधर गए थे तो हमें निकला था 330 पे पड़ा हुआ है ये एड्रेस, और 330 के साथ फिर हमने क्या लगाया, 04C। तो ये हमारा एड्रेस बना इसके अंदर वाला, ठीक है, कि किधर जाना है। तो 04C है 330 के अंदर किधर। तो ये जो निकला ये हमारे पास अब निकल आया क्या, ये 04C था ना, 044 तो हमने वैसे ही उड़ा दिया था, ये उड़ा दिया था मैंने, सिर्फ इस हिस्से को इधर दिखाया था। 84C में से 8 उड़ा था, 8 वाला 1 0 उड़ा था, तो पीछे 04C बना। तो ये आखिर वाले के साथ लगेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप था कि हमने 2 निकाला, उसको 8 बनाया, 8 से हमें पता चला कि 330 इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 330 फॉलोड बाय जीरोस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेकंड लेवल पेज टेबल। तो ये मेरे पास आ गया 330 फॉलोड बाय समथिंग। इसका जो इंडेक्स है वो ये मेरे पास, जो मेरे अगली 10 बिट्स थी जिसमें से 8 अब उड़ गया, तो ये 04C रह गया, ठीक है। तो ये जो बिट्स थी ना, इसको मैंने हेक्स में कन्वर्ट किया, 04C बना, मैंने कहा ये 04C है। तो ये सेकंड लेवल पेज टेबल का एड्रेस है। इस पर क्या पड़ा हुआ है, 227, ठीक है। 227 जो पड़ा है ये मेरे पास बन गया एक्चुअल फिजिकल एड्रेस। तो 227, इसका मतलब 227 के साथ मुझे कुछ लगाना है, ठीक है। तो 227 के साथ मुझे क्या लगाना है, जो 044 मैंने पेज ऑफसेट निकाला था, तो ये मेरे पास आ गया 044 जो मेरा पेज ऑफसेट था, और 044 पे गया 227 044 पे, तो 330 लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि जो x1 के x2 के अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी 330, ठीक है। तो ये आप शो कर सकते हो, यहां से एरो उठा के यहां पर ले जाओ और यहां से एरो उठाकर यहां पर ले जाओ, तो दैट शुड बी इनफ, ठीक है। यानी ये आपका सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर यानी कि अगर देखा जाए तो 2 एरो सही लगे हो तो आपका नंबर पूरे आ जाएंगे, लेकिन उन 2 एरो के लगाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। सिमिलर ये वाला केस है, इसमें 04C है, 048 है, तो अब इधर नजर आ रहा है कि इसकी आखिर वाली बिट 0 ही है। तो सेकंड भी अगर मैं कर दूं तो पहली वाली एंट्री है, तो 0144 आ गया, राइट। 144 के पीछे क्या लगेगा, 048, ठीक है। 144 के पीछे 048 लगेगा, 148 के आगे 048 पे गए, 330 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 330 के पीछे क्या लगेगा, 04C, 330
04C, ठीक है, वो क्या है 227, तो दूसरे वाले का में 227 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैपिंग आनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर आज हम रुकते हैं और